हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में, जिसमें मैं खुद एक सीबीओ हूं और आपको इस सीबीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, जो भी मुझे पता है या जो भी मैं जानता हूं। ठीक है। पिछले साल मैं आया था सीबीओ सेलेक्ट होकर के एसबीआई के थ्रू। ठीक है। तो ये अपना एसबीआई का नोटिफिकेशन का पीडीएफ है। तो इसमें हम लोग ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा एचआर अवार्ड्स एंड एक्लॉर्ड्स पूरा एकदम दिया हुआ है ना। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर, जो रिक्रूटमेंट डिटेल है वो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप सब लोगों को ये सब कुछ पता ही होगा, तो इसको इसके अंदर जाने की कोई मतलब का कोई बात है नहीं। ठीक है। तो मैं जनरली आज बात करने वाला हूँ कि एसबीआई का जो सीबीओ रोल है ना, इसमें क्या होता है, कैसा होता है, कितना सैलरी मिलता है। ठीक है। कैसी लाइफ होती है, वो सारा कुछ मैं आपको डिस्कस करूँगा यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि जो एसबीआई बैंक है, ये सीबीओ को लेकर के क्यों आई। इसके पीछे इनका कुछ तो मकसद रहा होगा। ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट जो मुझे पता है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है। तो मेरी बातों को आप ऐसे मत ले लेना कि हाँ, इसने तो बोला है तो ये ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मैं सिर्फ अपना आपको व्यू शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। कि मैं एज अ सीबीओ क्या ऑब्जर्व करता हूँ बैंक में। ठीक है। और कैसा लाइफ वगैरह चलता है, मैं बस वही आपको एक थोड़ा सा है ना ओवरव्यू और एक आउटलुक देने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। तो इसमें जो अपना एसबीआई सीबीयू है, मेरे समझ से जहाँ तक हम लोग बात करते हैं आपस में, है ना, तो मुझे जो समझ में आया है कि सीबीयू को इसलिए लेके आया गया है। ये सीबीयू की वैकेंसी बैंक को इसलिए लेके आना पड़ा एसबीआई को, क्योंकि मैक्सिमम लोग है ना प्रमोशन नहीं लेते हैं। ठीक है। अब जब प्रमोशन नहीं लेते हैं और पीओ का जो रिक्रूटमेंट होता है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसी होती है ना। तो पीओ का जो लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसी होती है और पीओ और सीबीओ दोनों में अंतर क्या है, मैं वो भी आपको आज बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहो लास्ट तक। ठीक है। आपको सब पता चल जाएगा, है ना। फिलहाल जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप एक एक पॉइंट को सुन लेना। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, मैं सब कुछ बताऊंगा, है ना। आपको इस वीडियो में सारा का सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं हो सकता है कि सीबीओ के रिलेटेड और भी कुछ अगर मेरे को ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगा जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं बताऊंगा। क्योंकि अभी मैंने कोई नोट्स वगैरह बना करके मैं बैठा नहीं हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो जब भी मेरे दिमाग में कुछ आएगा, मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। ठीक है। तो इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। चलो ठीक है। तो ये बोलना था मेरा कि सीबीओ का जो कॉन्सेप्ट है वो बैंक इसलिए लेकर के आई कि पहले जो पीओ थे, है ना, या अभी भी जो हैं, और जो लोग क्लरिकल ग्रेड में हैं, ठीक है, तो पीओ और क्लरिकल में क्या होता है कि क्लरिकल जो है वो जनरली है ना, वो लोग प्रमोशन बहुत कम लेते हैं, ना के बराबर लेते हैं। रीज़न क्या होता है, ट्रांसफ़र। ठीक है। मतलब ये ट्रांसफ़र जो एक वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा वर्ड है। जब आप यहाँ बैंक में आएंगे तब आपको इस बात का समझ आएगा, है ना। मतलब किसी को सैलरी नहीं चाहिए, लोगों को पैसा नहीं चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को मन मुताबिक ट्रांसफ़र चाहिए। ठीक है। अगर मन मुताबिक ट्रांसफ़र मिल गया तो वो लोग बहुत खुश हैं, है ना। चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो। और जब मैं पहले प्राइवेट बैंक में था, मैं भी एक्सिस में काम कर चुका हूँ, एचडीएफसी में काम कर चुका हूँ, आईसीआईसी बैंक में काम कर चुका हूँ। ठीक है। मैं इन तीनों बैंक्स में काम कर चुका हूँ। और जब मैं भी ये सोचता था ना कि यार ये लोग इतना ट्रांसफ़र के लिए परेशान क्यों रहते हैं। ठीक है। तो जब मैं आया हूँ यहाँ पे, तो मेरे को भी समझ में आने लगा है कि हाँ, लोग ट्रांसफ़र के लिए क्यों इतना बेचैन होते हैं और ट्रांसफ़र लोगों को क्यों चाहिए होता है। ठीक है। उसका भी रीज़न मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है ना। तो मेरा जो कहना था कि क्लरिकल लोग क्या हैं, कि ये लोग प्रमोशन लेते नहीं हैं। ठीक है। ये लोग है ना अपने उसी क्लरिकल ग्रेड में ही रहते हैं। क्लरिकल ग्रेड में भी है ना बहुत सारा प्रमोशन का क्राइटेरिया है, लेकिन वो लोग ऑफिसर कैडर में नहीं आते, वो लोग क्लरिकल में ही प्रमोशन लेते रहते हैं। ठीक है। एसोसिएट होता है, जूनियर एसोसिएट होता है, सीनियर एसोसिएट होता है। ठीक है। तो ऐसे करके उनका भी वर्गीकरण है अपना क्लरिकल ग्रेड में। ठीक है। तो क्लरिकल ग्रेड अब प्रमोशन ले नहीं रहे हैं। ठीक है। और जो पीओ आ रहे हैं एसबीआई में, वो ऑलरेडी टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि एसबीआई का पीओ निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम तो है ना। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो एसबीआई का पीओ निकाल ले। ठीक है। तो जो टैलेंटेड लड़का है, वो फिर आगे क्या देखता है, आरबीआई के बारे में सोचता है। आरबीआई का इवन असिस्टेंट है, वो भी अच्छा है। रीज़न क्या है, वही ट्रांसफ़र। कि अब जो आदमी यहाँ पे ऑफिसर बन के आया था एसबीआई में पीओ में, ठीक है, वो क्या करता है, वो जुगाड़ में लगा रहता है कि मेरा आरबीआई असिस्टेंट कम से कम निकल जाए। क्यों? क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का है ना पोस्टिंग अच्छे अच्छे जगहों पे होता है। जैसे एसबीआई का रूरल एरिया में बहुत, मतलब बहुत इंटीरियर एरिया में ऐसे जगह पे आपका पोस्टिंग हो जाएगा कि आप कहोगे यार कहाँ भेज दिया। ठीक है। इससे अच्छा तो मैं नौकरी ही नहीं करता। ठीक है ना। ऐसा भी सिचुएशन, जब मुझे भेजा गया था यहाँ पे, तो मेरे को भी ऐसा लगा स्टार्टिंग में कि यार क्या कहाँ पे भेज दिया है। ठीक है।
तो मेरा भी इंटरेस्ट पूरा खत्म हो गया था। मैं भी सोचा कि चलो यार नौकरी वोकरी छोड़ के चलते हैं वापस अपने प्राइवेट ज़िंदगी में, है ना? घर के बगल में जॉब रहेगा, मस्त कमाएँगे, खाएँगे, घर में बीवी बच्चों के साथ रहेंगे, ठीक है? फैमिली के साथ रहेंगे, जिनकी बीवी बच्चे हैं वो अपनी बीवी बच्चे के साथ रहेंगे, जिनकी फैमिली है वो फैमिली के साथ रहेंगे, हैं? जिनके गर्लफ्रेंड है वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे, जिनको बॉयफ्रेंड है वो बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगे। ठीक है? मतलब कहने का मतलब है कि भाई आप अपने नियर डियर वन के पास रहना चाहता है हर कोई, ठीक है? और एसबीआई क्या करती है, एसबीआई को भाई जहाँ भी लगेगा कि हाँ यहाँ पे मेरा स्टाफ नहीं है तो वहाँ पे आपको भेज देगी। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो पीओ क्या होते हैं कि वो थोड़े टैलेंटेड होते हैं, तो वो कहीं कहीं और जुगाड़ अपना लगा रहे होते हैं और वो जुगाड़ लगा करके वो यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो पीओ बहुत कम रिटेन हो पाते हैं एसबीआई में। ठीक है, तो अब स्केल वन तो हुआ, पीओ और वो सीबीओ दोनों स्केल वन है। ठीक है, अब स्केल टू में है ना ये लोग जनरली ब्रांचेड बनाते हैं। ठीक है, अब इनको ब्रांचेड बनाने के लिए लोगों की कमी हो गई, है ना? आप देखेंगे कि मैक्स इस बार तो आप लोग काफ़ी लकी हैं कि आपको बहुत सारा वैकेंसी आया है। ठीक है, अब जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, है ना? आप देखेंगे तो बिहार का कोई वैकेंसी ही नहीं है इस पूरे लिस्ट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई बिहार के लोग ऑलरेडी पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं ना, वो लोग सरकारी नौकरी में लगे रहते, तो वहाँ पे जगह ही नहीं है। वहाँ पे हर किसी को प्रमोशन चाहिए, हर मतलब बिहार के लोग थोड़ा सा कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी जगह के लोग कैरियर ओरिएंटेड नहीं होते हैं, लेकिन बिहार के लोग थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। वो अपना प्रमोशन को ज़्यादा वो करते हैं, तरजीह देते हैं ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बिहार का कोई है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या भरा था, मैंने पिछले बार भरा था अहमदाबाद सर्कल के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी गुजराती आती है, मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ जामनगर से, तो मुझे थोड़ा गुजराती का वो था कि हाँ चलो गुजराती तो मैं लैंग्वेज निकाल लूँगा। ठीक है, जो एलपीटी होता है अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो ये मुझे लगा था कि मैं ये निकाल लूँगा, तो मैंने अहमदाबाद सर्कल में पिछली बार भरा था। मेरा रिटर्न हो गया था, बट इंटरव्यू में है ना मैं 2 मार्क्स की वजह से छट गया। ठीक है, तो पिछले साल मेरा हो नहीं पाया, है ना, सेकंड बैच में। ठीक है, फिर मैंने थर्ड बैच में अप्लाई किया जयपुर सर्कल के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जयपुर सर्कल, ये रहा जयपुर सर्कल। ठीक है, टोटल कितने वैकेंसी इसमें, 500 वैकेंसी है, बताओ 500। पिछले बार सिर्फ 200 वैकेंसी था। ठीक है, जयपुर सर्कल में, है ना? अभी 500 वैकेंसी और 200 सर्कल, 200 जो था पिछले बार का वैकेंसी, ये सबसे ज़्यादा था, है ना? तो लोगों को क्या है कि लोग सोचते हैं कि यार मेरे को प्रेफरेबल जगह पे पोस्टिंग चाहिए, है ना? और इसकी वजह से मैक्सिमम लोग निकल जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनके पास स्केल टू रहता नहीं है, ब्रांचेस को संभालने के लिए कोई आदमी होते नहीं है। अब स्केल फोर स्केल फाइव को तो वापस गांव में लेकर के नहीं आएंगे कि भाई तुम छोटा सा ब्रांच संभालो। ठीक है, और स्केल वाइज यहाँ पे ब्रांच होता है, तो स्केल वन ब्रांच तो शायद ही कहीं होता है। जनरली इनका स्केल टू ब्रांच होता है, स्केल थ्री ब्रांच होता है, स्केल फोर ब्रांच होता है। ठीक है, और जो अच्छा खासा मेट्रो सिटी वगैरह होता है वहाँ पे स्केल फाइव भी ब्रांचेड होते हैं, है ना? तो ये इनका ऐसा कुछ फंडा होता है। तो सीबीओ का कॉन्सेप्ट ये था कि यार अब मेरे पास आदमी है नहीं, मैं लाऊं कहाँ से आदमी, है अपने को तो ब्रांचेड चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए उन लोगों ने ये सीबीओ का कॉन्सेप्ट निकाला कि हाँ ठीक है, प्राइवेट बैंक से है ना हम लोग बंदे को उठाते हैं। ठीक है, अब प्राइवेट बैंक से ये लोग बंदे को तो उठा तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो मुझे एक खराब चीज़ लगता है वो ये लगता है कि जब आप एसबीआई में आते हैं, ठीक है, तो सीबीओ को है ना, मतलब एक इस नज़र से देखा जाता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। ठीक है, ये सिर्फ मेरा व्यू है भाई, इसको आप मतलब कहीं कोट मत कर देना, ठीक है ना? तो ये मेरा सिर्फ व्यू है कि एसबीआई है ना सीबीओ को ऐसे देखती है कि हाँ इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये ब्रांच में बिजनेस ज़्यादा करके दे सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो प्रोफाइल होता है वो थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड होता है सीबीओ के प्रति। ठीक है, ये चाहते हैं कि सीबीओ को है ना हम मैक्सिमम सेल्स में ही लगाएं, मैक्सिमम मार्केटिंग में ही लगाएं। ठीक है, उनको है ना जॉब रोल जनरली बहुत कम देते हैं, है ना, बहुत कम देते हैं। ठीक है, इनको ये लोग मार्केटिंग में या सेल्स टाइप में है ना लगा करके रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये लोग बाहर से आए हैं तो इनके पास काफ़ी मतलब स्किल्स, इनके पास एक एज है जो ये ज़्यादा अच्छा खासा मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप एसबीआई में आओगे, ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब आप एसबीआई में आते हो ना और यहाँ पे जब आप जाते हो फील्ड में सेल्स वगैरह करने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के क्या कहीं के भी लोग हैं ना, उनको भरोसा नहीं होगा कि साला एसबीआई आपके मतलब उनके पास जा रही है। ठीक है, सॉरी फॉर द स्लैंग, मतलब उनको ये भरोसा नहीं होगा कि एसबीआई बैंक है ना चल के उनके पास जा रही है। ठीक है, तो पहले आपको डाउट की नज़र से देखेंगे कि ये है कौन। हो सकता है कि भाई एसबीआई का गले में डुप्लीकेट टाइप पहन वो आईडी कार्ड लगा करके आया हो, है ना? फिर वो आपसे वेरीफाई करेंगे, पूछताछ करेंगे, है ना? फिर वो आपसे है ना, बहुत कस्टमर होते हैं जो बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं ना
जो उनको मतलब जो जनरली जो पीछे का जो रिकॉर्ड है एसबीआई का, ठीक है, कि एसबीआई में लोग कस्टमर को उतना भाव नहीं देते थे, है ना? अब तो काफ़ी चेंज हो गया है। पहले के टाइम पे होता था कि भाई लोग ऐसा कस्टमर को उतना भाव नहीं देते थे। उसके पीछे का रीज़न जो भी हो, स्टाफ का स्कैर्सिटी हो, स्टाफ के पास वर्कलोड बहुत हो कि वो सबको इंडिविजुअली उतना टाइम नहीं दे सकता हो, जो भी वैलिड रीज़न हो, है ना? मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि भाई जो आदमी हमसे कभी बात नहीं करता था, आज वो हमारे दरवाजे पे आ गया है, ठीक है? तो फिर वो थोड़ा-सा आपको एटीट्यूड शो करेगा, थोड़ा-सा टेढ़ा होगा, थोड़ा-सा मतलब अजीब से तरीके से है ना आपसे बात करेगा। वो ऐसा आपको दिखाने की कोशिश करेगा, अच्छा अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे, ठीक है? तो ये सारा कुछ आपको झेलना पड़ेगा जब आप मार्केट में जाते हैं, एसबीआई का आईडी कार्ड पहन के। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? हो सकता है कि भाई ये क्या होता है कि ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है। तो मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई एसबीआई की वज़ह से ऐसा होता है। ये हो सकता है कि भाई हो सकता है ये भी हो सकता है कि मुझे ही बोलना नहीं आता होगा कस्टमर के पास, है ना? तो मुझे अगर कस्टमर के सामने बोलना नहीं आता होगा तो हो सकता है कि वो अपना एटीट्यूड शो करता होगा, ठीक है? तो मैं एसबीआई का इसमें कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक रीज़न हो गया, ठीक है? अब जहाँ तक एसबीआई में पीओ और सीबीओ की बात, बहुत लोग समझते हैं कि यार सीबीओ करना क्या होता है ना? आप सिंपल समझ लो, सीबीओ को कुछ नहीं करना पड़ता है। सीबीओ वही रोल होता है जो जनरलिस्ट ऑफिसर होता है, ठीक है? आप किसी भी बैंक में जैसे आपको जो रोल इनको जो मतलब जो डेजिग्नेटेड रोल है सीबीओ का, वो होता है सर्विस मैनेजर का, ठीक है? कि आपको सर्विस मैनेजर बना करके बैठा देंगे कहीं पे भी, ठीक है? जो स्केल 3 ब्रांच होगा उसमें स्केल 1 जनरली रहते हैं सर्विस मैनेजर, ठीक है? तो आपके आफ्टर कन्फर्मेशन आपको ये कोई ना कोई तो रोल दे देंगे, सर्विस मैनेजर का रोल दे देंगे या किसी और चीज़ का रोल दे देंगे, ऑडिट में लगा देंगे, कहीं भी लगा देंगे, डेपुटेशन पे भेज देंगे, कहीं पे स्टाफ कम हो रहा है वहाँ पे आपको भेज देंगे, ठीक है? तो जनरली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो देखा है कि सीबीओ को है ना लोग एक तरह से एक जैसे आप 11 टीम एक एक क्रिकेट में 11 टीम खेलती है ना, तो 4 जो एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं ना वैसे वैसे एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह है ना सीबीओ को ऐसे यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब मेरा तो 6-7 महीने का एक्सपीरियंस ही हुआ है ना? तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अपने बेस पे बोल रहा हूँ, जो मुझे लगा है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं आपको ये बार-बार बोल रहा हूँ, तो इसको प्लीज़ कहीं पे कोट मत कर देना, ठीक है? नहीं तो मेरे ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? तो ये एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, है ना? मतलब ये एकदम प्रैक्टिकल बात है, ठीक है? जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि सबको कोर्स सेल करना है। क्या भाई सीबीओ की तैयारी करवाते हैं? अच्छा, सीबीओ की तैयारी पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए, सीबीओ की तैयारी कैसे करना है? सीबीओ की तैयारी करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा उतना मेहनत नहीं करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा करंट अफ़ेयर्स पढ़ लीजिए, ठीक है? और थोड़ा फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ लीजिए, है ना? बस। बाकी आपको मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश आता ही होगा, है ना? बेसिक सा, ठीक है? तो आप एक बार यहाँ पे देख लो, आपको दिख जाएगा। कहाँ गया वो? हुँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे लिखा है देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है? तो ये हो गया, आपको मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, बैंकिंग नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, ठीक है? तो कंप्यूटर आप लोगों से बन जाएगा ईज़ी वे में, इसके लिए कहीं कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? ये जो जनरल अवेयरनेस है, इकोनॉमी है, इसके लिए आप क्या करो कि आप एक कहीं से भी है ना एक टेस्ट सीरीज़ ले लो, बैंकर्स अड्डा का ले लो या अपग्रेड अपग्रेड का ले लो या किसी का भी आप एक टेस्ट सीरीज़ ले लो, ठीक है? बैंकिंग नॉलेज के लिए मैंने आपको बोला फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पढ़ने के लिए, ठीक है? आप उसको ये पढ़ लो, इससे आपका ये बेड़ा पार लग जाएगा। और जो तीसरा चीज़ हो गया, ये हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? ये इंग्लिश लैंग्वेज भी आप निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? ये बहुत ईज़ी आएगा, ठीक है? जो इसमें मेन मुद्दे का जो बात है ना, वो है बैंकिंग नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, ठीक है? ये बैंकिंग नॉलेज और जनरल अवेयरनेस दोनों एक ही तरह का चीज़ है ना? इन दोनों में होता क्या है कि जो बैंकिंग नॉलेज है, वो आप फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ोगे तो हो जाएगा और ये जनरल अवेयरनेस है और जो इकोनॉमी है, ठीक है? ये भी वैसे जो भी हम लोग बैंकिंग नॉलेज में पढ़ते हैं ना, ये उसका है ना एप्लीकेशन जो डे टू डे में हो रहा है इसके बेस पे, ठीक है? तो जब आपका बैंकिंग नॉलेज क्लियर होगा ना, तो आपका जो जनरल इकोनॉमी में जो टर्म वगैरह आएगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो बैंकिंग नॉलेज और जनरल इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस ये थोड़ा-सा लिंक्ड है, ठीक है ना? तो मेरे समझ से आप थोड़ा-सा फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ लो और थोड़ा-सा किसी का भी है ना क्विज़ वगैरह जो टेस्ट सीरीज़ भी होता है, अगर आप वो टेस्ट सीरीज़ भी दे लो तो मेरे ख़्याल से काम चल जाएगा। तो कोई भी है ना कहीं से भी कोचिंग-वोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेरे समझ से। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो कि अरे कोचिंग ले लेते हैं क्या पता हो ना हो ऐसा कुछ, ठीक है? वैसे भी आप देखेंगे तो अभी इस बार
5,500 वैकेंसी निकला है, पिछले बार सिर्फ 1100 वैकेंसी निकला था, 1000 वैकेंसी बस। अभी कितना निकला है उसका 5 टाइम्स निकला है ना। तो आप निश्चिंत रहो, आपको अच्छा पैसा मिल ये आपको अच्छा आप मार्क्स ऑब्टेन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर आप निकालो, कंप्यूटर बहुत ईजी आता है, ठीक है। इंग्लिश ठीक ठाक आता है, उतना भी टफ नहीं आता है मेरे समझ से, ठीक है। जो मेरा अपना जो वो है। अब थोड़ा सा मैं सैलरी के लिहाज से बात कर लेता हूँ कि सैलरी क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 36,000 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको दो इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस आप लेकर के आ रहे हो, तो उसके बेस पे आपको 2 साल का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो ये है ना 39,000 के आसपास कुछ मिलता है, ठीक है। ये जो आपका बेसिक होगा ये 39,000 के आसपास का कुछ बन जाएगा, ठीक है। और जो ओवरऑल जो आपके हाथ में आएगा पैसा, वो आएगा आपका 57,000 से लेकर के 60,000 62,000 के आसपास, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा ना, वो 70 के आसपास बनेगा, ठीक है। उसमें से बाकी डिडक्शन हो जाएगा, है ना। और आपका जो इन हैंड बनेगा वो 55,000 से 57,000 58,000 के बीच में बनेगा, ठीक है। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ। बट आपको एक राउंड फिगर दे रहा हूँ कि 55,000 से लेकर के आप 60,000 के बीच में मान लो, इसमें से कहीं ना कहीं तो आएगा, ठीक है। समझ गए? तो ये हो गया आपका सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, सैलरी के साथ आपको और क्या मिलेगा? मैं 2 चीज़, एक जो 2 चीज़ जो मिलता है वो अच्छा लगता है। वो थोड़ा मतलब थोड़ा-सा ऐसे प्राउड जैसा फ़ील होता है, ठीक है? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप जब भी कभी कहीं भी आपका पोस्टिंग होता है, तो आप जो वहाँ पे रहते हो, ठीक है? तो वो रहने का आपको रेंट मिल जाएगा, ठीक है? आपके सिटी के हिसाब से, है ना? तो अगर आपका वो सिटी का टाइप होता है, ठीक है? उस टाइप के हिसाब से जो सबसे मतलब जो डाउनग्रेडेड सिटी है, ठीक है। डाउनग्रेडेड सिटी इन द सेंस कि अब पता नहीं वो लोग पॉपुलेशन को देख कर ये करते हैं, जैसे सेमी अर्बन रूरल होता है ना, वैसे ही है ना। ये लोग क्या करते हैं कि सिटी का इनका वर्गीकरण होता है। उस सिटी में क्या होता है कि जो सबसे बेसिक स्टार्ट होता है वो 9,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्केल वन के लिए और सीबीओ के लिए या पीओ के लिए, ठीक है, दोनों के लिए बात बराबर रहता है ना। तो स्केल वन के लिए होता है 9,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको 9,000 तक का आप वो फ्लैट ले सकते हो रेंट पे। और आपका ये एग्रीमेंट होगा, बैंक हर महीने आपके मकान मालिक को पैसा पे कर देगी। तो ये आपको पे अपने पॉकेट से नहीं करना पड़ेगा, पहला चीज़, ठीक है। दूसरा चीज़, आपको हर महीने है ना 10 साढ़े 10,000 के आसपास अगर आपके पास फोर व्हीलर है, ठीक है, तो बैंक आपको पेट्रोल और क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर, लॉन्ड्री, लेबर चार्जेस और ऐसे कुछ-कुछ है ना, मिसलेनियस चार्जेस है बहुत सारा। तो वो आपको टोटल मिला करके आप मान लीजिए कि 10 साढ़े 10,000 रुपये आपको वो मिलेगा। 10,000 रुपये के आसपास आपको ये क्या बोलते हैं, लीज़ मिल जाएगा, ठीक है? हाउस रेंट मिल जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ मिल जाएगा, तो आप अपना मोटा-मोटी आप ऐसे सोच लो कि 20,000 रुपये आपको 55,000 रुपये से और ज़्यादा मिल गया, ठीक है? कैश कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी क्या टैक्स कटता है, क्या पीएफ कटता है, वो जब आप आओगे आपको समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है? तो ये बेसिक मोटा-मोटी एक गाइडलाइन था जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा था, ठीक है ना? बाकी आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है? थोड़ा पढ़ लीजिए फाइनेंस मैनेजमेंट, थोड़ा-सा एक कोई भी बैंकर्स अड्डा या कहीं का भी है ना, एक वो टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए, वो बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है? मैंने सिर्फ़ एक बैंकर्स अड्डा का टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया था पिछले साल, ठीक है? और उसी से मेरा नैया पार लग गया था, है ना? बाकी इंटरव्यू भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, ठीक है? क्योंकि इंटरव्यू तो मेरे समझ से सिर्फ़ पूरा का पूरा किस्मत की ही बात होती है। अगर आपके फ़ेवरेट टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, तो आप अच्छा खासा जवाब दे दोगे। अगर आपके फ़ेवरेट क्वेश्चन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, तो आप हो सकता है कि थोड़ा-सा फँस जाए, ठीक है ना? तो ये रहा पूरा सीबीओ वगैरह के बारे में जो मुझे शेयर करना था आप लोगों को। अगर आप लोगों को डाउट हो, आप आराम से है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है? कोई भी डाउट होगा, मैं उसको एड्रेस करूँगा, ठीक है? और मतलब बहुत जल्दी एड्रेस कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि मेरे ख़्याल से अगला महीना एग्ज़ाम होगा इसका, ठीक है? और अगले महीने जब एग्ज़ाम होगा तो आपको आपका क्लैरिटी क्लियर होना चाहिए। और अगर कोई आदमी चाहे तो मैं उनको अपना फ़ोन नंबर भी दे दूँगा, अगर वो आप चाहो एकदम क्लियरली बात करना, मैं बात करने के लिए भी तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो वो भी मैं आगे अगले वीडियो में कहीं दे दूँगा, लेकिन पहले आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछो, ठीक है जी? चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।